Hello students, welcome to computer class. I am Sunita Arora, Associate Professor of Computer Science at Dr. B.R. Ambedkar Government College, Kaithal. Today's subject is data structure, and today we are going to do introduction to data structure, the very first topic. So let us start. We start with basic terminology. First, we try to understand what the data is. Data is raw facts or the values. कोई भी नंबर्स है, नेम्स है, कुछ लिखा हुआ है, बिट की स्ट्रिंग्स है, इमेजेस है, वेट्स लिखे हुए हैं किसी चीज के, या नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है, तो यानी कोई भी वैल्यूज की कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डाटा। हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, 6.23, 23.00, 25.24, तो ये सब कलेक्शन क्या है? ये एक डाटा है। अब डाटा को रॉ क्यों बोला जाता है? तो ये फैक्ट्स किसी चीज की वैल्यूज है, बट रॉ इसलिए बोला जाता है कि इसको देख के हम कोई मीनिंग हम डिड्यूस नहीं कर सकते। अब अगर मैं उसी टेबल में ये ऐड कर दूं कॉलम्स, कौन कौन से? जैसे मैंने लिखा मंथ, जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर, फिर मैंने टॉप पे हेडिंग लिखी टेम्परेचर, मिनिमम मैक्सिमम, साथ में ऐड किया डिग्री सेल्सियस। अब इस टेबल को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये मंथ वाइज डाटा है कहीं का, और डाटा किसके बारे में? वेदर के बारे में। मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा जनवरी का, फिर मैक्सिमम कितना हो गया, जनवरी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम कितने % रही, मैक्सिमम कितनी हुई, ऐसे ही जो विंड की वेलोसिटी थी वो ये रही, फिर फरवरी में ये, मई में ये, और लास्ट में एक रो की हेडिंग डाल दी एवरेज। अब अगर हम देखें तो जो लास्ट स्लाइड में टेबल थी उसमें भी यही वैल्यूज थी, लेकिन उससे हम कुछ मीनिंग ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। अब जब हमने कुछ कंटेक्स्ट ऐड कर दिया, साथ में कुछ हेडिंग ऐड कर दी, तो हम इसको देख के कुछ समझ पा रहे हैं कि ये जो है वेदर का डाटा है, उसमें एवरेज ये रहा है, मिनिमम मैक्सिमम ये रहा है। जब हम इसको और प्रोसेस कर देते हैं, हमने देखा होगा न्यूज़पेपर में या हमारे फोन पे भी वेदर फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन आती है। उसमें क्या बताया जाता है कि जी आने वाले वीक में मौसम ऐसा रहेगा, धूप निकलेगी कि नहीं, सूरज होगा या नहीं, या मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा। तो वो किस लिए हम यूज करते हैं? वो होती है इंफॉर्मेशन। वो हम यूज करते हैं ये जानने के लिए कि मौसम कैसा रहने वाला है, फिर हम उस हिसाब से काम का हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। सपोज हमें कोई फंक्शन करना है, तो अगर हम पहले से देख लेते हैं कि वेदर फोरकास्ट वाले क्या बता रहे हैं, तो ज्यादातर जो उनकी प्रेडिक्शन है वो सही रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होता है, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं सारा दिन, जो विंड वेलोसिटी देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी देख रहे हैं, तो वो सारा डाटा उनका सारा दिन का नोट होता है। उसको वो प्रोसेस करते हैं मॉडल से, फॉर्मूले लगा के। तो प्रोसेस करने के बाद वो जो इतने सारे नंबर्स, फिगर्स हैं, वो किस में रिड्यूस हो जाते हैं? कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन में। तो यानी डाटा हुआ रॉ फैक्ट्स, जिसको हम मीनिंगलेस भी कह सकते हैं। फिर हमने जब कंटेक्स्ट ऐड किया तो वो बन गई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जिससे हमें कुछ समझ आई। जब हम उस पर और प्रोसेसिंग लगा लेते हैं तो ऐसी जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल आती है, जिसको देख के हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, जिसके बेस पे हम कोई आगे फर्दर एक्शन ले सकते हैं। तो इतना मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला, इतना मैक्सिमम, तो हम प्लान कर सकते हैं अपना डे। तो हमें समझ में आया कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वो है प्रोसेस्ड डाटा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए। अगेन स्क्रीन के ऊपर कुछ हमें वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। 1501 लिखा है, 75 लिखा है, कुछ नेम्स लिखे हैं, बट ये वैल्यूज तो है, तो ये क्या हो गया? डाटा। अब इसके बारे में हम अगर ये समझना चाहते हैं कि ये किस बारे में है या क्या बता रहा है, तो जैसे हमने किया था, अब हमने साथ में क्या ऐड कर दिया? स्टूडेंट डाटा,
हेडिंग्स दे दी, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, टोटल एंड देन रिजल्ट। ये हेडिंग देने से क्या हुआ, अब हमें समझ में आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर हैं, उन्हीं के नेम हैं, उन्होंने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उस हिसाब से उनका टोटल ये आया है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रिजल्ट किसी का क्या रहा है। अब जब हम इसी को और प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस कैसे, जैसे पहले बताया ना, मॉडल लगा के, फॉर्मूले लगा के कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम इसी के बेस पे इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं, जिसको लेके हम आगे फर्दर कोई डिसीजन या एक्शन ले सकते हैं। जैसे कुछ एक इंफॉर्मेशन इसको प्रोसेस करके यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे ही आप सब लोगों ने जब रिजल्ट देखा होगा, बोर्ड का रिजल्ट आता है 10th का या +2 का, तो अगर उसमें कहीं पेपर में पब्लिश हो रहा है सपोज, तो क्या होता है, बहुत सारे फिगर्स होते हैं वहां पे, रोल नंबर होगा, बच्चे के मार्क्स होंगे। तो अब अगर हम कहें उस सारे डाटा को हम प्रोसेस कर देते हैं, तो इंफॉर्मेशन क्या निकलती है कि टोटल रिजल्ट कितने % रहा। अब इसमें से रूरल एरिया का रिजल्ट कितना रहा, अर्बन का कितना रहा। ऐसे ही फिर हमें पता लगता है गर्ल्स ने इतने % से स्कोर किया है, पास हुई हैं, और बॉयज की % ये। तो वो सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे आगे एक्शन क्या ले सकते हैं कि कहाँ हमें सुधार करने की जरूरत है, कौन से एरियाज हैं जहां पे ऑलरेडी ठीक काम हो रहा है, कौन से स्कूल या एरियाज हैं जिनमें हमें कुछ ना कुछ और अमेंडमेंट करने की जरूरत है। हम फ्यूचर में डिसीजन या एक्शन किसके बेस पे ले सकते हैं, जब वो इतने सारे डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो ये तो हमने समझा कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। अब एक बात और, जनरली ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये इंटरचेंजेबली यूज होती है। आप देखना कुछ बुक्स में वहीं पे लिखा होगा इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, कहीं पे लिखा होगा डाटा अबाउट स्टूडेंट। तो ये जो है बड़ा मीनिंग है जिसको हमें समझना चाहिए कि डाटा इंफॉर्मेशन क्या है, बट ज्यादातर इसको हम कैसे यूज करते हैं, कहीं पे डाटा वर्ड यूज कर लेते हैं, कहीं पे इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एंटिटी। एंटिटी मतलब एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिसके बारे में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा कि अगर स्टूडेंट का डाटा है तो एंटिटी क्या हो गई, स्टूडेंट। अगर हम एम्प्लॉइज के बारे में डाटा स्टोर कर रहे हैं तो एंटिटी क्या हो गई, एम्प्लॉई। बुक्स हो सकती हैं जिनके बारे में डाटा स्टोर करना है, फर्नीचर हो सकता है। तो एनीथिंग विच इज ऑफ इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड एंटिटी। नेक्स्ट कम्स एट्रीब्यूट। Attribute means the properties or features of entity about which we are going to store the data. जैसे स्टूडेंट के बारे में हम किन किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, उसके रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज। तो ये क्या हो गए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अगर हम बुक एंटिटी की बात करते हैं तो बुक्स के बारे में हमें क्या डाटा स्टोर करना होता है, उसका ISBN, उसका जो नंबर है, बुक का नेम हो गया, ऑथर, प्राइस। तो ये हो गए उसके एट्रीब्यूट्स, मतलब जिन फीचर्स के बारे में हम डाटा स्टोर करने जा रहे हैं एंटिटी का, वो हो गए एट्रीब्यूट्स। देन कम्स एंटिटी सेट। एंटिटीज विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स, वो सारी एंटिटीज, जैसे अब एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में हम वही सेम डाटा नोट करते हैं, तो वो क्लास कि जो क्लास हो गई वो क्या हो गया, एंटिटी का सेट हो गया, स्टूडेंट्स का सेट हो गया। ऐसे ही अगर कॉलेज के या स्कूल के एम्प्लॉइज का डाटा है तो एंटिटी सेट मींस वो सारे एम्प्लॉइज के डाटा की कलेक्शन हो गई। नेक्स्ट इज डाटा आइटम। डाटा आइटम इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा। जैसे हमने देखा था ना, बहुत सारी वैल्यूज अगर स्टोर है तो उसमें जो बेसिक यूनिट है वो डाटा आइटम, जिसको हमने पीछे एट्रीब्यूट कहा है ना, उन्हीं एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होती हैं। जैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसका नेम हो गया रीना, तो रीना क्या हो गई, डाटा आइटम हो गई। और डाटा आइटम का नेम क्या हुआ, स्टूडेंट नेम। अब ये जो डाटा आइटम है ये दो तरीके की हो सकती हैं, ग्रुप डाटा आइटम एंड एलिमेंट्री आइटम। ग्रुप डाटा आइटम वो जिस डाटा आइटम को हम फर्दर डीकम्पोज कर सकते हैं, विच इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सब आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे स्टूडेंट का एड्रेस है सपोज, वो एक डाटा आइटम है। तो एड्रेस में क्या क्या होगा, उसका हाउस नंबर होगा, स्ट्रीट होगी, कॉलोनी होगी, सिटी का नेम होगा। तो इन 3-4 चीजों से मिल के बनी होगी वो डाटा आइटम एड्रेस। तो एड्रेस के हम फर्दर पार्ट चाहें तो यूज कर सकते हैं ना, जैसे किस हिसाब से, ये हमने एग्जाम्पल भी लिया है, स्टूडेंट है एंटिटी, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हमने ले लिए, आईडी, नेम, आईडी मीन्स उसकी रोल नंबर या आइडेंटिटी, नेम, नेम फर्दर डिकम्पोज हो सकता है फर्स्ट, मिडल और लास्ट, जैसे राम कुमार शर्मा। एड्रेस हो गया तो स्ट्रीट और उसका एरिया। तो ये कैसी हो गई, ये हो गई ग्रुप डाटा आइटम्स जो फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकती, जैसे रोल नंबर, रोल नंबर खुद में कंप्लीट है। ऐसे ही जो उसकी एज है स्टूडेंट की, उसके फर्दर पार्ट्स नहीं हो सकते, तो वो क्या हो गए, एलिमेंट्री आइटम्स। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। देखो, जो हमने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है वो किस लिए किया है, खाली रखने के लिए तो किया नहीं। उसका यूज क्या होगा कि फ्यूचर में हमें कभी ना कभी उसको एक्सेस करना पड़ेगा। फिर हमारे पास एक्सेस करना मतलब, जैसे स्टूडेंट का मैंने कहा ये पर्टिकुलर रोल नंबर का एड्रेस क्या है मुझे चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस करना या रिट्रीव करना। फिर साथ ही कोई अगर नया स्टूडेंट आ जाता है तो मुझे उसका डाटा ऐड भी करना पड़ेगा। कोई अगर छोड़ देता है तो उस स्टूडेंट का जो डाटा है वो रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि जो ये सारी कलेक्शन ऑफ डाटा है ये ऐसे ही नहीं रखा जाता, इसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। तो ये जो हमने अभी पीछे कंसेप्ट पढ़ा एंटिटी का, एंटिटी सेट का, जो इस टाइप का डाटा है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनका डाटा है, उनके हमने नेम, हमें जो यानी मेरी एंटिटी क्या हो गई, एम्प्लॉयज, उनके कौन से फील्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ, कौन से एट्रीब्यूट में, तो जो एट्रीब्यूट है वो मेरे किसको कॉरेस्पॉन्ड कर गए, फील्ड को। नेम, ईमेल एंड फोन नंबर, ये हो गए फील्ड के नेम्स। इनकी मैंने वैल्यू फिल करी कि जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसका नाम है जेफ ब्राउन, ये उसकी ईमेल आईडी है और ये उसका फोन नंबर है। तो ये क्या हो गया, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड किससे मिलके बना, फील्ड की कलेक्शंस। ये फील्ड नेम है, ये फील्ड हो गए, तो जो ये 1, 2, 3 इन तीनों फील्ड को मिला के क्या बन गया, रिकॉर्ड नंबर 1। अब ऐसे ऐसे एक एम्प्लॉय तो है नहीं, तो वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबका जब हमने डाटा कलेक्ट कर दिया तो वो क्या बन गई, एम्प्लॉय की फाइल बन गई। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने स्टडी किया था ना कि भाई रियल लाइफ में अगर मेरे पास एक एंटिटी है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और एंटिटीज का सेट है, अगर उस टाइप का डाटा है तो उसको कंप्यूटर में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल की फॉर्म में। अब ये एक और एग्जाम्पल है जो जिसमें हमने डाटा को ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब की बार किसका डाटा है, बुक्स का डाटा है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें फील्ड नेम कौन से है, ISBN, ऑथर, टाइटल एंड कोस्ट, ये क्या हो गए, फील्ड नेम। ये हो गई इनकी फील्ड की वैल्यूज, 1001 जेम्स हर्बर्ट, द फोग, और इसकी ये कोस्ट हो गई। अब ये सारा क्या बन गया, एक रिकॉर्ड बन गया और ये कंप्लीट क्या हो गई, एक फाइल हो गई। अब हर एक फाइल की एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या होती है, कम से कम एक फील्ड एक फाइल में ऐसा जरूर होगा जिसके लिए हर रिकॉर्ड की वैल्यू यूनिक होगी, यानी एक ऐसा फील्ड या ग्रुप ऑफ फील्ड जो मिला के उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करती हूँ ISBN, अब मुझे पता है जो हमारा ये जो स्टैंडर्ड बुक नंबर है ये सबका यूनिक होता है हर बुक का। चलो हम एक फैमिलियर डाटा की बात करते हैं। आप स्टूडेंट्स हो, हर स्टूडेंट को कॉलेज एक रोल नंबर देता है, तो वो जो रोल नंबर है वो एक ही का होता है कि एक ही रोल नंबर 2 बच्चों का होता है, नहीं ना, एक रोल नंबर एक स्टूडेंट का। तो अगर मैंने रोल नंबर बोल दिया ना 15001, तो कॉलेज के डाटाबेस में ये पता लग जाएगा कि ये रोल नंबर कौन से बच्चे का है, यानी हर एक का यूनिक है। तो वो फील्ड जिसके लिए हर रिकॉर्ड की वैल्यू डिफरेंट या यूनिक होगी वो क्या बन जाएगी, प्राइमरी की।
और वो जो प्राइमरी की है वो सिंगल भी हो सकती है, हो सकता है 2 ऐसे फील्ड निकल आए जिनके लिए यूनिक वैल्यू हो, लेकिन कम से कम एक तो जरूर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। रिकॉर्ड याद है ना कौन सा, वो कंप्लीट रो, एक रो जो होती है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो वो जो रिकॉर्ड है वो 2 टाइप के हैं, फिक्स लेंथ रिकॉर्ड एंड वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। अब ये क्या होते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है फिक्स्ड लेंथ, हमने जो लेंथ है ना वो फिक्स रखी हुई है। जैसे सपोज ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो हमारे पास फील्ड हो गई नेम, एड्रेस, जेंडर एंड बर्थ डेट। तो हमने कह दिया कि जो ये करेक्टर्स हैं, सपोज ये करेक्टर इंडिकेट करते हैं, कितने करेक्टर्स दिए, तो जो नेम है उसको हमने 0 नंबर करेक्टर से 29 नंबर यानी टोटल 30 करेक्टर्स में बच्चे का नाम आएगा। फिर 30 से लेके 285 तक उसका एड्रेस स्टोर होगा, उतने करेक्टर लेंथ का एड्रेस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे कम भी होगा, सपोज हम कहते हैं कि नेम तो जो है बच्चों के किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है, तो अगर किसी का नेम इस लेंथ से छोटा होगा, सपोज राम RAM, तो बाकी के भी जो करेक्टर पोजीशन है, ये नहीं कि उसमें हम एड्रेस स्टोर करना शुरू कर देंगे, उसको हम ब्लैंक स्पेसेस से फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि इस स्कीम का नाम है फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। तो भाई फिक्स्ड है, लेंथ तो इतनी रहेगी, छोटा है तो भी उसमें एडजस्ट होना है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो टोटल जो रिकॉर्ड की लेंथ होगी वो 0 से 298 करेक्टर टोटल रिकॉर्ड की लेंथ रहेगी, और उसमें फील्ड की लेंथ भी जो है वो फिक्स रहेगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। अभी हमने एक सिचुएशन की बात करी कि जैसे बच्चे का नेम है वो जरूरी तो नहीं कि सेम कैरेक्टर्स का हो, तो एक तो सिचुएशन ये हो सकती है जब हम ये चाहेंगे कि रिकॉर्ड हमारे वेरिएबल लेंथ के हो। देखो वेरिएबल साइज एट्रीब्यूट, सपोज पहला रोल नंबर है जो येलो कलर से इंडिकेट करता है, तो जो रोल नंबर है वो तो सेम लेंथ का है, पहले बच्चे का भी और दूसरे का भी। लेकिन अगर पिंक वाला कलर हम कहें कि वो नेम को इंडिकेट करता है, तो किसी बच्चे का नाम इतना बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा भी हो सकता है, तो उस केस में जो रिकॉर्ड है मेरे वो क्या हो गए, वेरिएबल लेंथ के हो गए। एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास रिपीटिंग फील्ड है, रिकॉर्ड के अंदर एक ऐसा फील्ड है जिसकी वैल्यूज जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं। कैसे? जैसे एक एम्प्लॉय है, ये उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये वो डिपार्टमेंट जिसमें काम करता है। अब एक एम्प्लॉय अगर 3 प्रोजेक्ट पे काम करता है तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 उनके नाम आएंगे। हो सकता है एक एम्प्लॉय हो जो वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करता हो, तो यानी कि ये जो लेंथ होगी इन फील्ड की वो डिफरेंट होगी। तो उस केस में हम चाह सकते हैं कि स्पेस सेव करने के लिए वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड यूज किए जाएं। हालांकि जैसे जैसे हम आगे ये पेपर पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर, तो हम ये जानेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। किसको? वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड को। जो फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है वो कंपैरेटिवली इजियर टू मेंटेन होते हैं, तो वहां पे हमें चूज करना पड़ेगा कि मेमोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम। बट फॉर टाइम बिंग हमने क्या समझा कि अगर रिकॉर्ड की लेंथ हमने सारे रिकॉर्ड के लिए फिक्स रखी है तो फिक्स लेंथ, और अगर हमने अलाउ किया है कि रिकॉर्ड डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं तो वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई मोर डाटा स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने अभी बात करी कि अगर मेरे पास एंटिटीज हैं, उनका डाटा है, तो उसको हमने ऑर्गेनाइज किया फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल की फॉर्म में। अब हमें डाटा स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ने हैं? पूरा का पूरा पेपर हमने एक स्ट्रक्चर तो देख ही लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन तो देख ही ली। अब जो प्रैक्टिकल या रियल लाइफ में डाटा होते हैं वो सभी के सभी ऐसे नहीं होते जो उसी फ्रेम में फिट हो जाएं। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर हमें समझ में आएगा। सपोज ये एक सोशल नेटवर्क यानी फेसबुक के ऊपर जो फ्रेंड्स लिस्ट है उनका डाटा है, अलग अलग पर्सन हैं, रामा, कैटी, एला, ये रिलेशन जो लाइंस है ये क्या दिखाती हैं कि कौन किसका फ्रेंड है। अब फेसबुक फ्रेंड में रामा के फ्रेंड कौन है? एला, बॉब एंड कैटी।
और ये जो बॉब है ये एला की भी फ्रेंड लिस्ट में है, ये ली की फ्रेंड लिस्ट में भी है। यानी कि जो प्रैक्टिकल डाटा होते हैं उनमें रिलेशनशिप वैसा ही नहीं होता सब में कि जिसको हम फील्ड रिकॉर्ड फाइल की फॉर्म में नेचुरली रिप्रेजेंट कर सकें। हम फोर्सफुली तो कर सकते हैं वैसा, लेकिन जो इनका नेचुरल रिलेशन कैसा है कि एक नोड है वो मल्टीपल नोड से रिलेटेड है। सपोज इस टाइप के डाटा को हमें कंप्यूटर में स्टोर करना है तो इसके लिए हमें कुछ अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो इसीलिए जो हम ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। पहले ही कहा था कि सारा डाटा जो हमने कंप्यूटर में रखना है वो किस लिए रखना है, क्योंकि उसको यूज करना है। यूज करना है तो उसको कैसे रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा ताकि उस पे ऑपरेशंस अच्छे से किए जा सके, उसको यूज किया जा सके। वरना सोचो कितना जीबी डाटा है, अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सोचिए जैसे एक लैंग्वेज डिक्शनरी होती है, अब डिक्शनरी में क्या है, वर्ड्स होते हैं। अगर किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो उसमें एक ऑर्डर है। मुझे पता है कि अगर एम वाला अक्षर है तो वो एल के बाद आएगा, अगर बी वाला है तो वो सी या डी से पहले मिलेगा। तो एक ऑर्डर है उसमें, तभी हम उसको एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। इसी तरीके से हर एक डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखना जरूरी होता है और उसी ऑर्गेनाइज कलेक्शन को ऑफ डाटा को क्या बोला जाता है, डाटा स्ट्रक्चर। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए है, कलेक्शन, ताकि डाटा को स्टोर और रिट्रीव कैसे किया जा सके, कुछ फिक्स्ड टेक्निक से। अगर मुझे एक नया वर्ड डालना है जो एम से शुरू होता है तो मुझे पता होगा कि वो कहाँ डलेगा, एक टेक्निक होगी। ऑर्गेनाइजेशन है तभी तो एक प्रॉपर रास्ता है उसको ढूंढने का और स्टोर करने का। तीसरी डेफिनेशन हो सकती है, इट इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जैसे हम वो क्वेश्चन ही किया करते थे मैथ में कि भाई राम की एज जो है उसकी मदर की एज राम की एज से 5 टाइम्स है, तो हम कहते थे सपोज राम की एज x तो मदर की एज क्या हो गई 5x। ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है उस सम का, उस प्रॉब्लम का। तो मैथमेटिकल मॉडल को ही हम क्या बोल देते हैं, डाटा स्ट्रक्चर। अब आगे मूव करने से पहले हमें थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा कि डाटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स कौन से, मतलब कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स को हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। नाम है उनके एरे, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ। दीज आर सम ऑफ द नेम्स, अदर्स आर ऑल्सो देयर, और भी हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, इनकी नेचर के बारे में थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। क्यों, ताकि हम ये सीख सकें कि ये कितनी तरह के हैं, इनकी कैटेगरी बना सकें डाटा स्ट्रक्चर की, या इनके ऑपरेशंस को स्टडी कर सकें। तो हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। पहला डाटा स्ट्रक्चर हो गया एरे। एरे सिंपलेस्ट टाइप है। सपोज मेरे पास एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, मैं स्टोर करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि ये जो रोल नंबर 1 का जो मार्क्स है उसको पहले खाने में डाल दो, लिस्ट बना दो, दूसरे स्टूडेंट के यहाँ डाल दो, तीसरे के यहाँ, और उनकी नंबरिंग कर दो कि ये भी फर्स्ट स्टूडेंट। अगर मैं फर्स्ट की नंबरिंग 0 इंडेक्स से शुरू करती हूँ, मेरी मर्जी है, मैं 1 से भी कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गए, A1 इज द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। तो ये जो नंबरिंग है, जो लोकेशंस को या हमने सेल्स को नंबर दिए उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एरे डाटा स्ट्रक्चर। एरे मतलब लिस्ट, सिंपल जो हम लिस्ट यूज करते हैं कि अगर मेरे पास कुछ आइटम के रेट हैं तो मैं क्या करूंगी, उनको एक लिस्ट में स्टोर कर लूंगी। जो पहला है वो फर्स्ट आइटम का रेट है, जो सेकंड है वो दूसरे का है। अब मुझे चौथी आइटम का रेट चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगी, चौथे सेल में। तो अब एरे की एक और खास बात क्या है, इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में किया जाता है। फर्स्ट के बाद सेकंड, कोई ब्रेक नहीं, कोई गैप नहीं, जहां सेकंड खत्म हुआ नेक्स्ट लोकेशन पे थर्ड। तो ये कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हो गया, एरे। नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट भी है तो लिस्ट ही, लिस्ट को मेंटेन करने के लिए डिफरेंस क्या है, जैसे हमने कहा था ना, एरे में तो कॉन्टिन्यूअस लोकेशन है, यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशंस यूज करनी है वो जरूरी नहीं इकट्ठी हो, वो दूर दूर हो सकती हैं, बट उनमें लिंक मेंटेन किया हुआ है कि पहली के बाद ये दूसरा है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये है स्टार्ट एड्रेस, कि जो पहला डाटा मिलेगा मुझे वो 1005 पे मिलेगा। तो मैं 1005 लोकेशन पे गई, वहां पे लिखा हुआ है आई,
इन्फो के नीचे क्या लिखा है आई, और साथ में एक नंबर है 1007। ये नंबर क्या बताता है कि जो अगला डाटा है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो कहाँ मिलेगा 1007। 7 पे गए तो क्या लिखा है n, तो यानी फर्स्ट एलिमेंट हो गया आई, लिस्ट का सेकंड एलिमेंट हो गया n, थर्ड कहाँ मिलेगा 1009 पे जो कि है डी, फोर्थ मिलेगा 1 पे जो कि अगेन आई, फिर 1003 पे वो है ए, और ए के बाद लिंक में क्या लिखा है 0, मतलब ये लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का। अब हमने क्या किया, अगेन एक लिस्ट को स्टोर किया है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस लोकेशंस में नहीं है, दूर दूर है। रिलेशन कैसे मेंटेन किया कि ये पहला है ये दूसरा है, एक लिंक नंबर साथ में एलिमेंट के स्टोर कर दिया। यही इसका, ये इसी का ही मैथमेटिकल मॉडल है। फर्स्ट एलिमेंट इट पॉइंट्स टू सेकंड एलिमेंट, सेकंड पॉइंट टू थर्ड, एंड थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ में नल काटा, यानी ये लास्ट एलिमेंट है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक लिस्ट। एक और डाटा स्ट्रक्चर की हमने नाम लिखा था, वो क्या था ट्री। अब ट्री जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई हायरार्चिकल रिलेशन है उसको हमें कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करना है, तो जो नेचुरली सूट करता है डाटा स्ट्रक्चर वो ट्री। ट्री मतलब एक नोड है ए, वो किससे रिलेटेड है बी, सी और डी से, नेक्स्ट लेवल पे। अब बी आगे जो है नीचे लेवल पे ई और एफ से रिलेटेड है, लेकिन जो उसका सुपर ऑर्डिनेट हम कहें तो वो क्या है सिंगल ए, यानी पेरेंट सिंगल है, चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं। ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें एक ओवरऑल रिव्यू लेना है कि डाटा स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई मेरी ट्री की शक्ल की, और एक है हमारा ये ग्राफ। ग्राफ मतलब जिसमें जो एक नोड है वो कितने भी फर्दर नोड से, नोड मतलब एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकता है। जैसे ये 1 नंबर नोड है, 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 से है, 3 से है, 2 से है। 2 किससे है 1 से 3 में। तो अगर इस टाइप का रिलेशनशिप है, जैसे कि हमने वो फेसबुक फ्रेंड वाला किया था, तो वो किससे रिप्रेजेंट हो सकता है कंप्यूटर में। हम उसके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं वो है ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर था ये था इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने जो डाटा स्ट्रक्चर की बुक में बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, डाटा, फील्ड, रिकॉर्ड, प्राइमरी की, ये सारी टर्मिनोलॉजी स्टडी करी, और साथ में हमने ये भी देखा कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, और उसके हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स भी स्टडी किए। ये फर्दर जो रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए आप ये बुक्स यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के पार्ट से, आज के लेक्चर से आप फैमिलियर हो गए होंगे थोड़ा बहुत कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है और हम आगे बुक में पूरे इस पेपर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।